हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या है। तो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे पोलराइजेशन। वहाँ पे जो प्रोसेस थी पोलराइजेशन, यहाँ पे प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन, दोनों सिमिलर है। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक डायपोल्स को अलाइन करते थे एक ही डायरेक्शन में, ताकि हमें पूरे मटेरियल की नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल सके। तो सेम वे यहाँ पे क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लेनी है, मैग्नेटिक डायपोल्स को अरेंज करना है ताकि किसी मटेरियल की नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मिल सके। और ये प्रोसेस कहाँ पे काम आएगी, तो कोई ऐसा मटेरियल जिसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, अगर आप उसको नेट मैग्नेटिक मोमेंट देने में सक्सेसफुल रहे तो वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। मतलब जो नॉर्मल मटेरियल है उसको आप मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हो तो मैग्नेटाइजेशन की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मल मटेरियल के अंदर क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कि सपोज़ ये एक नॉर्मल मटेरियल है। ठीक है, हर एक मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है। अब जिस डायरेक्शन में सपोज क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि वो अपोजिट टू हम इलेक्ट्रॉन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, और उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ तो जो थंब जिस डायरेक्शन शो करेगा वो होगी उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सभी रैंडमली अरेंज्ड है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसीलिए ये मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हो कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता नेचुरल मैग्नेट के अलावा। हाँ, कोई कोई मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसके आसपास अगर मैग्नेट को लाया जाए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, जैसे आयन। तो वो मटेरियल में ऐसा क्या है कि आप आसपास कहीं पे मैग्नेट रख दो तो वो अट्रैक्ट होने लगता है। तो वो भी समझो कि यहाँ पे सपोज मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया बी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये डायपोल्स है वो अरेंज होना स्टार्ट करेगी। कैसे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा -m.b। अगर मैं थीटा 0 ले लूँ तो -mb कब मिलेगा मुझे, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उसका मतलब रहता है मोस्ट स्टेबल स्टेट। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने की ट्राई करता है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने की ट्राई करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना रोटेशन कुछ इस तरह कर देगा, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, NIA। तो जो एरिया वेक्टर रहेगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर रहेगा। मतलब एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो सभी का ये बना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक डायपोल है वो अरेंज हो जाएगी। कोई कोई डायपोल के पास टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होगी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो कोई कोई ऐसी डायपोल्स हो सकती है जो आपको कोई अलग ही डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक मोमेंट दिखाए।
बट ऐसी बहुत कम होगी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो बन गया। ठीक है, जिस तरफ एरो जा रहा है वो नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ। तो देखो जहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल रखा था वहाँ पे ये बन गया साउथ, इसीलिए ये अट्रैक्ट होता है। इसीलिए नॉर्मल जो आयन होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन में हमारा काम क्या है, बस यही कि सारी डायपोल्स को जितना हो सके उतना अरेंज करना। अब कितनी अरेंज हो पाती है उससे हमें पता चलेगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या तो जिसको हम सिर्फ नॉर्मली हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ओनली। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन क्या है वो हम मैथमेटिकली समझते हैं। प्रोसेस तो आप समझ लिए। चलो, तो मैग्नेटाइजेशन की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे? नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज मैग्नेटाइजेशन फॉर दैट मटेरियल। मतलब m इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना है। ठीक है, अब इसका यूनिट आप देखोगे तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट इनटू एरिया होता है। करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय वॉल्यूम का आएगा मीटर क्यूब, तो यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये है मैग्नेटाइजेशन। चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम डेरिवेशन पे आते हैं। क्या क्या करना है वो समझो। सबसे पहले आप एक सोलेनॉइड लेने वाले हो जिसके अंदर n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है I। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is given by, चलो B नॉट इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट एन आई। ये रहा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो जो सोलेनॉइड है उसके अंदर से हम पास करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट है I। ठीक है, अंदर हम फिर कोई मटेरियल रखेंगे, अंदर हम कोई मटेरियल रख देंगे ऐसे, और मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा। कैसे? तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ये डायरेक्शन में निकलेगी, तो मटेरियल के अंदर से पास हो रही है, तो मटेरियल की जो स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स है वो अरेंज होना स्टार्ट कर देगी। तो वैसे हम ये मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट होगा। एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये है एक्सटर्नल। अब एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल्स अरेंज हो रही है तो उनका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उनका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कोर रखा है वैक्यूम, वैक्यूम एज अ कोर, मतलब अंदर का मटेरियल क्या है? वैक्यूम है। अब हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विथ अ मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल की बात करते हैं, तो विथ मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको हम नाम दे देंगे बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एन, और इस बार जो करंट जनरेट होगा वो करंट रहेगा आई बी करके।
जिसको हम बोल सकते हैं बाउंडेड करंट। बट इसका जो डेरिवेशन है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेरिवेशन आपको यहाँ पे साइड में करा देता हूँ। जिनको समझना है वो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कि समझो कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऐसे टर्न्स लगा दिए, उस तरफ से वापस आ रहा है ये टर्न और वापस ऐसे, ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए कुछ सोलेनोइड जैसा बनाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ से पास हो रहा है करंट आई, ये जो करंट है वो बाहर का करंट है आई। अब अंदर क्या होता है समझो, तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, एकदम माइक्रो रोटेशंस होते हैं, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ऐसे शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब होता क्या है देखो, यहाँ का जो करंट है आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो मटेरियल है उसमें यहाँ पे जो आपको करंट दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे ना, तो यहाँ पे इतना पार्ट कैंसिल आउट होगा, वैसे इतना पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, और आपको जो नेट करंट मिल रहा है वो आउटर बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है, सेम वे जैसा हमें मिलता था कैपेसिटर में, आपको याद है तो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये डायपोल बन रही थी, याद है। अब वहाँ पे क्या होता था, ये पॉजिटिव नेगेटिव एकदम नज़दीक आके कैंसिल आउट करते थे एक दूसरे की इफेक्ट को, तो नेट चार्ज यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आपको मिलता था। सेम वैसे ही ये जो यहाँ पे प्रोसेस है उसमें नेट जो करंट मिल रहा है वो आपको एंडिंग पॉइंट्स पे ही मिलेगा, मतलब बाउंड्री लाइन पे नेट करंट। बट ये करंट कौन सा है वो समझो, इस करंट को बोला जाता है बाउंडेड करंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम खुद चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? अब वो करंट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, सपोज इस करंट को मैं नाम दे दूँ आई एम, मैग्नेटाइजिंग करंट, तो फिर विथ मटेरियल यहाँ पे क्या होगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड विथ मटेरियल, अंदर जो एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो बी, समझना, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एन, और यहाँ पे आई एम, तो म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइड बाई मैं लेंथ कर सकता हूँ, और यहाँ पे आई एम। अब देखो ये क्या हो गया, ये है टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे इतना टोटल करंट पर यूनिट लेंथ को मैं बोल देता हूँ म्यू नॉट इंटू स्मॉल आई एम। ठीक है, ये मुझे मिला बी एम। ये मिला बी एम। अब यहाँ पे जो एम था उसकी हेल्प लेते हैं, एम नेट डिवाइड बाई वी। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, ये जो एम था कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम था, उसकी जगह पे एम नेट डिवाइड बाई वी। अभी मैं सिर्फ डेरिवेशन पे जा रहा हूँ इसलिए डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला फिक्स हुआ। अब एम नेट क्या है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बनेगी, एन मैग्नेटाइजिंग करंट आई इंटू एरिया ए डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, और एम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए, फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ये। एरिया एरिया कैंसल आउट, तो ये
कैपिटल एम की वैल्यू क्या मिली हमें, नॉर्मल जो आई एम मिलती है वही। अब इस वैल्यू को ऊपर के इक्वेशन में रख दो, हैंस बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम मिलेगा। इतना डेरिवेशन है, अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बना बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। इसीलिए एम का जो यूनिट आ रहा था वो एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये करंट पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चलो अभी वापस हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हो तो फिर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जैसे टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, कि बी एम टर्न्स आउट दैट दिस एडिशनल फील्ड, देखो यहाँ पे बी एम है वो कैसे मिलता है, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ द मटेरियल एंड इज एक्सप्रेस्ड एज बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, और वेक्टर के साथ लिखो तो बी एम वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम वैक्टर। अब लेते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड विथ मटेरियल कोर। ठीक है, ये मटेरियल के अंदर था, मतलब यहाँ पे इनसाइड मटेरियल लिख दो। तो जब वैक्यूम में ये जनरेट होता था, मटेरियल आ गया तो एक्स्ट्रा ये जनरेट हुआ, तो टोटल क्या बनेगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्ट एडिशन होगा। इसीलिए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशंस बनते जाओ बनते जाए नाम देते जाओ। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन यहाँ पे आएगा इक्वेशन 2, यहाँ पे आएगा इक्वेशन 3, यहाँ पे आएगा इक्वेशन 4। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या लिखोगे, तो अभी यहाँ पे लिखना है इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, if external magnetic field is not too strong, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी। ओके, तो क्या होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बी नाम दिया हुआ है, तो वो बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनेगा सॉरी ये मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनेगा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एच। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये एच कैसे डिफाइन होता है, ये एच कैसे डिफाइन होता है वो समझना है। ठीक है, हम अदर क्वांटिटी लेके आ रहे हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है एच। ठीक है, तो सबसे पहले एच को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एच को डिफाइन कर दोगे। कैसे, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज गिवन बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज गिवन बाय, अब एच इक्वल टू क्या है, तो बी डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस एम, ये इक्वेशन नंबर 5। बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस एम। ठीक है,
ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसके लिए फिर से आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिया नहीं है। एच क्या है वो समझो। तो जैसे यहाँ पे था ना मैग्नेटाइजेशन, वो क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट पर यूनिट लेंथ। ये आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, समझना। तो जो एच मिलेगा वो आपको यहां से मिलेगा, जो नेसेसरी करंट है, ठीक है, एच मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, नेसेसरी करंट टू प्रोड्यूस सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, यहाँ से मिलेगा आपको। अब कैसे वो समझो कि बी इक्वल टू आप लेते हो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, स्मॉल एन इंटू आई, स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। तो ये हो गया टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब म्यू नॉट इंटू आई। अब ये आई कौन सा है, तो वो जो ऊपर हमने रखा था फ्री करंट, ये है। तो फ्री करंट पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा। कौन सा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अदरवाइज इजीली आपको समझ में आ जाता। देखो मैंने किया क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और वो लास्ट में प्रूव हुआ म्यू नॉट इंटू एच, ये B इज इक्वल टू, ठीक है। और वो कौन सा, तो ये B नॉट इक्वल टू आप बोल सकते हो, ठीक है। B नॉट इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, म्यू नॉट इंटू एच। अब B इक्वल टू क्या है, B नॉट प्लस बी एम। B नॉट क्या है, म्यू नॉट इंटू एच, प्लस बी एम क्या है, तो म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम, ये म्यू नॉट इंटू एच मिला। अब म्यू नॉट कॉमन निकाल लो, तो एच प्लस एम, और यहाँ पे बी, तो बी डिवाइड बाई म्यू नॉट कर दो, अंदर क्या बचेगा, एच प्लस एम। तो एच क्या है, बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम। देखो आ गया ये फॉर्मूला, बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस एम। बट ये डेरिवेशन भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। बी एम मतलब मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो मटेरियल के अंदर जनरेट हुआ, ये विदाउट मटेरियल इतना जनरेट होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो क्या है, एक्सटर्नल करंट पर यूनिट लेंथ है, क्लियर। दोनों का एडिशन किया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला, और यहाँ से हमें एच मिला नेट मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। चलो जिनको ये चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एच। एक और चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, इफ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इफ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, तो फिर ये हमें प्रैक्टिकली जानने को मिलता है कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि जितना आप आउटर और जो सोलेनॉइड है उसमें जितना आप करंट बढ़ाओगे उतनी ही ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इंटेंसिटी का मतलब क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ। तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ही सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही ज़्यादा डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होगी, और जितनी ज़्यादा डायपोल अलाइन होगी उतना ही ज़्यादा आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कहाँ से डिफाइन होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब जितनी ज़्यादा डायपोल अलाइन हो रही है उतना ही आपको एडिशन में ज़्यादा नंबर मिलेगा, मतलब नेट डायपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँ तो यहाँ पे आएगा काई एम इंटू एच। अब काई एम क्या है, तो वेयर काई एम इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके। चलो
ये यूनिट लेस है, मतलब डायमेंशन लेस है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्स करता है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। समझो, कोई एक मटेरियल के अंदर में एक ही डायपोल लेके आपको दिखाता हूँ। एक डायपोल ऐसे है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक डायपोल है वो एक मटेरियल में, देखो सबसे पहले फर्स्ट मटेरियल में ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये धीरे 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 अलाइन होने की ट्राई करती है, ठीक है। और दूसरा मटेरियल है जिसके अंदर जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया फटाफट अलाइन हो गई। तब इसका मतलब क्या रहेगा कि सेकंड मटेरियल है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसके लिए ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो हाई रहेगी, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला चाहिए था बी का इन द फॉर्म ऑफ म्यू एंड एच। तो म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर प्लस एम वैक्टर में लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये m की वैल्यू वहाँ पे रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर प्लस काई एम इंटू एच वैक्टर। अब देखो म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस काई एम इंटू एच वैक्टर। तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम को बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब म्यू आर इंटू एच। इन शॉर्ट देखो आपको यहाँ पे लिखना है वेयर म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। तो हैंस मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू इंटू एच वैक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बी आपको मिलेगा म्यू इंटू एच वैक्टर। चलो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो ये हुआ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अच्छे से नोट्स बना लेना, वीडियो जैसे चलता जाए वैसे आपने कॉपी किया ही होगा। और जो एडिशनल आपको जो लिखना है डेफिनेशंस वो सब यहाँ पे ऐड कर देना, ओके। तो अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं, ठीक है। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा हिस्टेरेसिस साइकिल, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन आपने पढ़ लिया यहाँ पे, अभी पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस साइकिल क्या है। तो समझो, कोई एक मेरे पास मटेरियल है जिसको मैं मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई एक मटेरियल है जिसको मैं मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसकी हेल्प से, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बैटरी की हेल्प से। बैटरी की हेल्प से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल दिया हुआ है उसमें से पास होगा और ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये हिस्टेरेसिस साइकिल है क्या, क्योंकि ये जो आप थियरी पढ़ रहे हो उसमें बहुत बार रिपीट होगा ये वर्ड हिस्टेरेसिस साइकिल, और उसके रिलेटेड वर्ड्स जैसे रिटेंटिविटी, कोअर्सिविटी, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्टेरेसिस साइकिल है क्या वो समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे मैं रख रहा हूँ मैग्नेटाइजिंग करंट, या तो आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बोल सकते हो, H या तो करंट पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल आई, ठीक है। और यहाँ पे जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड वो ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मटेरियल है उसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है
यहाँ पे मैग्नेटाइज करने के लिए, तो ज़ीरो करंट पे आपको ये जो पोजीशन है वो ओरिजिन पे नज़र आएगी, मतलब ज़ीरो करंट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो वेरिएबल बैटरी है उसकी हेल्प से, वेरिएबल बैटरी की हेल्प से करंट इंक्रीज़ करता हूँ, और इंक्रीज़ करता हूँ तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल्स है वो अलाइन होना स्टार्ट करेगी। अब ग्राफ कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लेते हैं ओ, वहाँ से स्टार्ट करके ये ए पॉइंट तक हम पहुँच गए। अब इससे आगे करंट इंक्रीज करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बनता है कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी डायपोल अलाइन होनी थी वो हो चुकी है। सपोज देयर आर 10,000 डायपोल्स और सभी डायपोल्स अरेंज हो चुकी है। फिर आप चाहे कितना भी करंट इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा डायपोल है ही नहीं अरेंज होने के लिए। तो ऐसे मैग्नेटाइजेशन को बोला जाता है सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ऐसे मैग्नेटाइजेशन को आप बोलोगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। कौन से पॉइंट के लिए? तो पॉइंट ए के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। चलो, अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सपोज़ हमने यहाँ पे करंट डिक्रीज़ कराया, हमें लगा करंट में ज़ीरो कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यही करंट की हेल्प से जितनी डायपोल अरेंज हुई थी वो वापस रैंडम हो जाएगी। बट हुआ क्या, प्रैक्टिकली क्या देखने को मिला कि सभी डायपोल्स रैंडम नहीं हुई, कोई कोई डायपोल्स एज इट इज़ अरेंज्ड रही, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जब मैंने यहाँ पे जब मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी या तो इलेक्ट्रिक करंट को मैंने जब ज़ीरो कर दिया, तब मेरे पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड था ये मटेरियल में। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल ने करंट ज़ीरो होने के साथ साथ, मतलब करंट जब ज़ीरो हुआ तब भी एक फिक्स वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करके रखा। तो ये जो बी पॉइंट है उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट लेंथ या तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़ीरो है बट मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जो बी पोजीशन है उसको बोला जाता है रिटेंटिविटी, और रिमेनेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने ये जो बैटरी है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। इस बार पॉजिटिव मैंने ऑपोजिट कर दिया, करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन से पास हो रहा है। मतलब ये रीजन आएगा जहाँ पे करंट नेगेटिव है। देखो ये एक्सिस पे करंट पॉजिटिव था। तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वापस मुझे एक पॉइंट मिला, सपोज ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, और ये पॉइंट पे मैंने करंट मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने कर दी है ज़ीरो, बट समझना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कर दिया है ज़ीरो, बट उसके लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी की कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू, मतलब प्रीवियस जो वैल्यू थी उससे ऑपोजिट में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो पोजीशन सी है उसको बोला जाता है कोअर्सिविटी। पोजीशन सी को क्या बोलेंगे? कोअर्सिविटी, ठीक है। फिर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस करंट इंक्रीज कराया, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आया सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। फिर वापस मैंने बैटरी एज इट इज़ कर दी और करंट इंक्रीज कराया ऐसे। तो ये साइकिल है वो रिपीट होती रहेगी। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे रिटर्न आई, फिर ये डायरेक्शन में ये घूमती रहेगी। ओरिजिनल जो पाथ है उसके पास वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है।
तो हिस्टेरिसिस वर्ड का मतलब होता है लेगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे रहना, मतलब ये घूमता रहता है साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि जब आप परमानेंट मैग्नेट बना रहे हो, मतलब ऐसा मैग्नेट कि जो परमानेंट हो, आप इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो कर दो फिर भी उसकी कोई ना कोई, उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड अपना खुद का होना चाहिए। तो समझो कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो करूँ, मतलब ये इंटेंसिटी ज़ीरो करूँ, तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई मिलनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा मटेरियल यूज़ करूँगा जिसकी ये रिटेंटिविटी हाई हो और साथ में कोअर्सिविटी भी हाई हो। मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ा करंट मुझे पास कराना पड़ेगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट का टारगेट हुआ। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, कि ऐसा मैग्नेट जो आपके कंट्रोल में हो, आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो करो, मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब ये आपके कंट्रोल में है, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, जब आप करंट ज़ीरो करो तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इतना मिला वो इतना भी नहीं मिलना चाहिए, उससे कम, नियरली इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सपोज इतना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। और ये अगर इतना मिला तो ये भी कम मिलेगा, ये डिस्टेंस। मतलब रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी दोनों स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में एमसीक्यूज बहुत आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो मैग्नेटिक मटेरियल आप कैसा सिलेक्ट करोगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। कौन कौन से, हाई रिटेंटिविटी हाई कोअर्सिविटी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हाई रिटेंटिविटी लो कोअर्सिविटी। थर्ड ऑप्शन लो रिटेंटिविटी हाई कोअर्सिविटी। फोर्थ ऑप्शन लो रिटेंटिविटी लो कोअर्सिविटी। तो दोनों हाई आएंगे किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए, और दोनों लो आएंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो हिस्टेरिसिस लूप है उसका जो ये एरिया है, ये एरिया क्या दिखाएगा, पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो पूरा एरिया है वो क्या दिखाएगा, पावर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। पावर लॉस क्यों, क्योंकि जितनी ये साइकिल बड़ी, देखो यहाँ पे जितनी साइकिल आपको ब्रॉड नज़र आएगी उतना ही आप समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कराने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना करंट ज़्यादा पास कराना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा करंट आप पास कराते हो मैग्नेटिक फील्ड को वापस ज़ीरो बनाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब हिस्टेरिसिस साइकिल जितनी ब्रॉड, ठीक है, जितनी आप बोल सकते हो मोटी, उतना ही पावर लॉस ज़्यादा। और जितनी ही ये हिस्टेरिसिस साइकिल थिन, ठीक है, 10-15 दिन से खाना नहीं खाया वैसी, उतना ही पावर लॉस कम रहेगा। मतलब ऐसी कोई आपको हिस्टेरिसिस साइकिल दिखे तो समझ जाओ कि इसमें पावर लॉस कम है। और इसको बोला जाता है, ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसकी परमिएबिलिटी है वो वेरी वेरी हाई होती है। कंपैरिजन अगर आप करो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ तो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। बाकी का तो आपको समझ में आ जाएगा, टेक्निकल इतना था, बाकी तो आप परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ साथ एक्सरसाइज का भी, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।